कैमरा एमरेज ओके। तो आज का सब्जेक्ट का नाम है हमारा एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड स्टडी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास को पूरी कंप्लीट कर दिया, उसमें जो चैप्टर था पूरे कंप्लीट कर दिया गया है। तो आज से जो शुरू होने वाला है उस सब्जेक्ट का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं रोजगार कौशल। रोजगार कौशल। तो मैं ये एक लाइटली चैप्टर है, इसमें कोई आपको डीप स्टडी नहीं करनी है, ये हल्का चैप्टर है। ये हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे कि इसमें क्या सिलेबस चैप्टर, इसमें टॉपिक तो बहुत दिए इसके अंदर इस है ना, तो लेकिन अपन इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे है ना, कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है, इसमें पहला चैप्टर का क्या नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। तो जो पहला चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय। हिंदी में क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का परिचय। तो मैंने जैसे बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नाम होता है जिसको हिंदी अपन रोजगार कौशल कहते हैं। तो देखिए, ये इसमें अपन सिलेबस अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या क्या है मेन इंपॉर्टेंट, तो उसमें बताता हूँ। जैसे इसमें सिलेबस है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। सिलेबस है ना, अपन को पूरी महाभारत नहीं पढ़नी इसमें, इसमें पढ़ना है केवल जो सिलेबस में दिया है उसी टॉपिक की स्टडी करनी है, और इस चैप्टर में जो भी टॉपिक होंगे सिलेबस से उसी को स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए। तो इसमें ऐसे बोल दिया, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ employability skills for their current job market and future of work। जैसे इसमें बोला है कि आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर द करेंट जॉब मार्केट एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। ये सिलेबस है। देखो, आउटलाइन मतलब रेखांकित करना, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स यानी जो भी रोजगार कौशल का महत्व है हमारे वर्तमान नौकरी बाजार के लिए और कार्य भविष्य के लिए। तो ये होता है इसका मतलब, है ना। अब इसी प्रकार जो दूसरी सेकेंड पॉइंट है, इसी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात कर रहा हूं। लिस्ट डिफरेंट लर्निंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रिलेटेड GOI, okay, and private portals and their uses। तो मैं बताता हूं कि सेकंड है लिस्ट डिफरेंट लर्निंग
and employability skills related GUI and private portals and their uses। मतलब एक लिस्ट बनानी है जो डिफरेंट लर्निंग होती है, डिफरेंट लर्निंग विभिन्न जो सीखते हैं उसकी लिस्ट बनानी है, जो भी रोजगार कौशल से संबंधित होंगे, जो भी आपके सरकारी दफ्तर सरकारी से होंगे और निजी पोर्टल से होंगे जो उनका उपयोग करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है। थर्ड होता है रिसर्च एंड prepare a note on different industries, trends, required skills and the available opportunities। देखिए मैं बताता हूँ कि रिसर्च एंड प्रिपेयर ए नोट ऑन ए डिफरेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स रिक्वायर्ड स्किल्स एंड द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको रिसर्च करनी है, तैयार करनी है नोट विभिन्न उद्योगों के लिए जो भी रिक्वायर्ड होती है स्किल्स और जो भी अपॉर्चुनिटीज मतलब जो भी अवसर आपको अवेलेबल है, जो भी मिलता है उसके लिए अपन को नोट कर तैयार करनी है, उसके लिए रिसर्च करना है। तो ये सभी सिलेबस है। तो इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका जो सिलेबस है तो इसमें बहुत टॉपिक दिए, लेकिन हमको इनसे रिलेटेड टॉपिक की स्टडी करनी है जो मैं बताने वाला हूँ और जो पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब परिचय, जो भी एम्प्लॉयड स्किल्स का परिचय होता है, यानी जो भी रोजगार कौशल का परिचय जानते हो। जैसे किसी को स्टूडेंट्स के अंदर या हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है, वो अपनी स्किल को पहचान नहीं पाता, लेकिन जो अपनी स्किल को पहचान जाता है तो वो स्किल से वो रोजगार प्राप्त कर लेता है। जैसे किसी को ड्राइविंग करना अच्छी आती है तो ड्राइवर एक्सपर्ट होता है, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होता है ना, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होता है, कोई फाइटिंग में एक्सपर्ट्स होता है, कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट्स होता है। तो ये सबकी इसके अंदर क्या होती है, सबके अंदर पर्सनल के अंदर स्किल्स होती है। तो स्किल्स को वो जानता है, एनालिसिस करता है, इस कारण से फिर वो अपने स्किल्स के थ्रू वो एम्प्लॉयबिलिटी या रोजगार प्राप्त कर सकता है, दैट इज, है ना। तो चलिए, तो मैं इंट्रोडक्शन तो यही नॉर्मली इंट्रोडक्शन था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। यानी अब सबसे पहला आता पॉइंट कि स्किल्स क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्स, यानी कौशल को क्या कहते हैं। तो कौशल मतलब होता है किसी कार्य या गतिविधि को बेहतर तरीके से करने की क्षमता, किसी कार्य या गतिविधि को बेहतर करने के तरीके से बेहतर तरीके से करने की क्षमता या योग्यता को कौशल कहते हैं। यानी किसी कार्य या गतिविधि को बेहतर तरीके से करने की क्षमता या योग्यता को कौशल कहते हैं, है ना। यही होता है कौशल, नॉर्मली ये कौशल होता है। तो कई प्रकार के स्किल्स होते हैं, मैंने बताया किसी को गाड़ी बनाने में, वर्कशॉप में काम करा तो उसकी स्किल्स होती है। हर चीज़ की किसी के अंदर किसी न किसी चीज़ के अंदर टैलेंट या स्किल्स अवेलेबल होती है, सिर्फ उसको अपने अंदर की स्किल को जानने की जरूरत होती है, यू नो दैट, है ना। आइए चलिए नेक्स्ट चालू करते हैं। इसमें टॉपिक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड इम्पोर्टेंस। ये हमारा टॉपिक का नाम है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड इम्पोर्टेंस, यानी रोजगार कौशल और महत्व, है ना। इसका महत्व क्या होता है। तो चलिए, तो जैसा कि जाते हो हमारे जो वर्क लाइफ में काफ़ी तरह के स्किल्स हम लोग सीखते रहते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को रोजगार कौशल, सॉफ्ट कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को रोजगार कौशल, सॉफ्ट कौशल, जीवन कौशल या मूलभूत कौशल भी कहा जाता है ना। इनको मूलभूत कौशल भी कहा जाता है, ये ऐसे होते हैं। तो उसमें भी कई तरह के जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं।
उसमें अपन अनलिस्टेड करते हैं, अनलिस्टेड भी करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नेसेसरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, ये होता है। तो नेसेसरी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन रिमेन कॉम्पिटिटिव, यानी कि आवश्यक है विश्वविद्यालय से शिक्षा और रिमेन कॉम्पिटिटिव। मतलब आपको जानते हैं स्टूडेंट, आजकल बहुत कंपटीशन हो गया हर चीज में, जो कोई फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स को, एजुकेशन का हो, एनीवे किसी चीज में भी हो, हर चीज का कंपटीशन हो गया। वो स्टूडेंट जानता ही होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हो या किसी लेवल में हो। तो सबसे पहले उसके लिए मेंटेन होना चाहिए, उसके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास रिमेन यानी बाकी, यानी उसके पास कॉम्पिटिटिव के लिए भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, है ना, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सके, कॉम्पिटिटिव के लिए कैपेबल रहे, यानी योग्य रहे उस चीज़ के लिए, है ना। दैट इज, यही है नेसेसरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और कुछ नहीं इसमें। इसी तरह दूसरा होता है इसमें टू अचीव गोल। टू अचीव गोल्स, देखो टू अचीव गोल्स मतलब, टू अचीव गोल्स आई कैन से, हम कह सकते हैं कि अचीव गोल यानी अचीव मतलब प्राप्त करना। तो कोई भी पर्सन को अपने गोल को डिसाइड करना चाहिए, उस गोल को एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा किस चीज़ में गोल है, मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। मेरा गोल टारगेट है कि मुझे आज डॉक्टर बनना है, कल मतलब किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को अच्छा ड्राइवर बनना है, किसी को अच्छा बॉडी बिल्डर बना है, एज एक्सेट्रा, जो बहुत सारी चीज़ होती है। तो मतलब पर्सन को गोल एक टारगेट बना के चलना चाहिए कि मेरा गोल ये है, तो मैं आफ्टर 12th मैं, जैसे किसी को डॉक्टर बना तो आफ्टर 12th मैं नीट का एग्जाम दूंगा, नीट का एग्जाम देने के बाद फिर मैं नीट क्वालिफाई करने के बाद मेरे को MBBS करना पड़ेगा, फिर MBBS करने के बाद फिर मैं 5.5 साल का जो MBBS होता है, MBBS करने के बाद फिर वो MD का एग्जाम देगा, तो फिर MD देगा तो PG डिग्री PG कहलाती है, फिर अच्छा खासा फिर MS होता है, मास्टर ऑफ सर्जन होता है। इस प्रकार से एक अच्छा उनका टारगेट फिक्स रहता है कि उनको हमको डॉक्टर बनना है, तो हमको अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है। इसी प्रकार ITI में भी कई तरह के लोग गोल्स होंगे, जिसको अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना है, किसी को अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो वो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन बन जाता है। उसको पता रहे कि इतने से इतने फिट, सडनली वो दिमाग लगा ले कि इतने से फिट की वायर लगनी है, इतने से फिट इतने तक इंच की ये वायर लगनी है ना, तो उसके माइंड में सेटअप रहे, तो अच्छा उसको गोल अपने टारगेट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका टू इनहेंस एजुकेशन। टू इनहेंस एजुकेशन, टू इनहेंस एजुकेशन मतलब, इनहेंस मतलब एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए। अब देखो हर स्टूडेंट पढ़ता है, हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है हर चीज़ की, तो कोई उसको लिमिट से पढ़ता है, कोई उसको हाई लेवल से पढ़ता है, कोई उसको पढ़ता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, अपने एजुकेशन, जैसे हम ITI का पढ़ रहे हैं, तो अपनी स्टडी को एक फिक्स टाइम करना चाहिए कि मैं आज 2 घंटा पढ़ा हूँ तो कल मैं 4 घंटे पढ़ूँ, कल 4 घंटे पढ़ा तो 1 घंटा और बढ़ा के 5 घंटे पढ़ो। तो इसमें अपनी स्टडी को क्या करना है, एजुकेशन को इनहेंस करते रहना। जितना हो सके दुनिया में ज्ञान लेने की आवश्यकता है, ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता है। कोई भी बुद्धिजीवी नहीं बन जाता एक दिन में, उसको निरंतर उसको मेहनत करनी पड़ती है, अपने गोल्स के प्रति डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। दैट इज नोटिस इन योर पॉइंट। ओके, यही था, नॉर्मली है ये नॉर्मली सब्जेक्ट है, जिसको आप ऐसे माइंड में नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टू engage students in experience. I can say कि टू इंगेज स्टूडेंट्स इन एक्सपीरियंस मतलब छात्रों को अनुभव से जोड़ने के लिए। यानी देखो, जो भी छात्र होते हैं अध्ययन तो करते हैं,
फिर जैसे मैं एक एज अ स्टूडेंट रहा, है ना, तो मैं स्टूडेंट्स को मतलब स्टडी को ज़्यादा टाइम दिया, मेरा तो एक्सपीरियंस हुआ किस चीज़ में, तो उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस को तो इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरा इंक्रीजेबल बढ़ रहा, तो मेरे को लगा कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सकूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही आप किसी को काम करना अच्छा लगता है तो काम करेगा, तो उस काम करने में उसका एक्सपर्ट बनेगा, है ना। इस तरह कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो टेक्निकल फील्ड में आते हैं, उनको वेबसाइट, फ्रीलांसिंग ये सब करना पसंद रहता है, तो लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट करते हैं। तो आपको भी इन्हेंस करना, अपने एक्सपीरियंस को लेके चलना साथ में, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को किसी के सामने स्पष्ट कर सकें, किसी से कम्युनिकेशन कर सकें। दैट इज नोटेड। इसमें भी कई पॉइंट होते हैं, इनमें भी अपन को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मुख्य रूप से निम्नलिखित कौशल को शामिल किया जाता है। देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कई प्रकार के जो स्किल्स होते हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। इनमें जो कई प्रकार की स्किल्स होती हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी टीम वर्क, एक साथ टीम वर्क होना चाहिए, समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्व स्किल होनी चाहिए, है ना, समस्या समाधान। और आपकी जैसे नैतिकता होनी चाहिए, है ना, नैतिकता होनी चाहिए। और आपका नेतृत्व कौशल होना चाहिए, नेतृत्व कौशल, है ना, संचार कौशल होना चाहिए। ऐसे फ्यू पॉइंट हैं, इसमें ज़्यादा वो ओवरडोज नहीं है, ऐसे होता है। यही है पॉइंट और कुछ नहीं है। ठीक, तो यही थे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंपॉर्टेंट्स, जिसमें हमने बताया नेसेसरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, टू अचीव गोल्स, टू इनहेंस एजुकेशन, टू एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्सपीरियंस, जिसमें भी आपके एक्सपीरियंस के इंक्लूड करते हैं टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्व स्किल, नैतिकता, नेतृत्व कौशल, संचार कौशल। ये सब इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना, सारे स्टूडेंट्स कर ही लिए होंगे, इसमें बोलने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट इसी में हमारा सिलेबस है, जो मेन टॉपिक है उसी को बता रहा हूं, उसी में फोकस करना। जैसे नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ वर्क, क्या बोलेंगे, फ्यूचर ऑफ वर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य का भविष्य। कार्य का भविष्य, हिंदी में कार्य का भविष्य कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्य का भविष्य इस बात का अनुमान होता है कि आने वाले वर्षों में कार्य, श्रमिक और कार्यस्थल कैसे विकसित होंगे, ये अनुमान होता है। यह एक विषय है कि जो कोई सीईओ को बहुत परेशान करता है, क्योंकि उनके द्वारा वर्तमान में लिए फैसले संगठनों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऐसे कई अलग अलग घटक हैं जिनको विशेषज्ञों ने कार्य के विषय की व्याख्या करने वाले मॉडलों में रेखांकित किया है। तो कार्य निष्पादन प्रक्रिया, कार्यकर्ताओं, कार्य का समय एवं स्थान, तो जिसमें देखो इसमें शामिल होते कई तरह के पॉइंट होते शामिल होते हैं कार्य के भविष्य में भी। तो पहला पॉइंट है इसमें वर्क एग्जीक्यूशन प्रोसेस। वर्क एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य निष्पादन प्रक्रिया। कार्य निष्पादन प्रक्रिया, ठीक। जैसे देखो वर्क एग्जीक्यूशन प्रोसेस मतलब ये होता है कि आजकल जानते हो एआई आ गया, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक ये सॉफ्टवेयर होता है जो एक अनुमान लगा लेता किसी चीज़ का, कि आप इस चीज़ में ये सर्च कर रहे हो तो आपको एक अनुमान लगेगा कि बंदा किस चीज़ में नॉलेजेबल है, क्या चीज़ वो ज़्यादा देखता है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना, एआई जिसको बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग तथा मशीनों लर्निंग प्रयोग की जाती है, यही है। अब इसी में आपके फ्यूचर ऑफ वर्क में क्या, ये तो वर्क एजुकेशन, दूसरे में आपको वर्क चाहिए, क्या कहे, द डोर चाहिए, डोर,
जिसको द डोअर मतलब कार्यकर्ता, आपको फ्यूचर कार्यकर्ता। तो आपको मालूम है डोअर चाहिए मतलब कि देखो फ्यूचर वर्क के लिए आपको कार्यकर्ता की भी नीड होगी। इसी प्रकार आपकी टाइम एंड प्लेस ऑफ वर्क भी नीड होगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ वर्क यानी कार्य का समय एवं स्थान, कार्य का समय एवं स्थान, कार्य का समय एवं स्थान, टाइम एंड प्लेस ऑफ वर्क। तो आपको टाइम भी चाहिए, उस प्लेस का टाइम भी चाहिए, प्लेस ऑफ वर्क जो भी जगह स्थल होता है, जो भी स्थान होता है कार्य का, उसके लिए भी। तो इसमें भी क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोरोना टाइम में हाल की वैश्विक कोरोना वायरस महामारी ने कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर कार्यस्थल के बाहर रहकर सफलतापूर्वक काम करने की आवश्यकता को आगे बढ़ाया, लेकिन कार्यस्थल की लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में दशकों से कम चला आ रहा है। भौगोलिक और तकनीकी सीमाओं में कमी के साथ कार्यबल के और अधिक फैलाव होने की संभावना है कि आजकल रिमोट वर्किंग से भी किसी भी कार्य को कहीं भी किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारा जो कोविड आया तो आजकल पूरा डिजिटल हो गया था। तो फ्यूचर वर्क के लिए, ये फ्यूचर वर्क के लिए बनाया गया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएंगे व्हाटएवर। फिर इसी प्रकार सभी स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए तो लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी है। ये सब एक माध्यम था, एक एजुकेशन स्टूडेंट तक एजुकेशन कैसे पहुंचे, ये सब एक सीईओ सोचता है उस बारे में, है ना, यही होता है प्रोसेस। अब इसमें अगला टॉपिक होता है वर्क फोर्स प्लानिंग। जैसे वर्क फोर्स प्लानिंग होती है ना। अगला टॉपिक का नाम है वर्क फोर्स प्लानिंग, इसको बोलते हैं कार्यबल योजना। इसको वर्क फोर्स प्लानिंग कहते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें भी देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ, कोई गलत पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। तो नई और विकासशील स्थितियों के बारे में जानकारी रखना जो भविष्य उन्मुख संरचना को मजबूत करती है। विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी आकांक्षाओं का निर्धारण करना, वर्तमान में किए जा रहे कार्य का विश्लेषण करना, भविष्य की जरूरतों में कमियां की पहचान करने के लिए कौशल विश्लेषण करना। सही बात है, वर्क फोर्स प्लेस में जो भी फ्यूचर में जो भी कमी ना हो, इस कारण से प्रेजेंट की चीज़ों में एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, है ना। ये होता है, ये फैक्ट होता है। यही है, ये टॉपिक ऐसे ही खत्म। फिर आपका नेक्स्ट आता है ई लर्निंग पोर्टल। नेक्स्ट टॉपिक है ई लर्निंग पोर्टल। ई लर्निंग पोर्टल होता है, देखो ई लर्निंग पोर्टल का एक हब या एक्सेस पॉइंट है जहां आपकी शैक्षणिक सामग्री तथा संसाधन केंद्रीय रूप से संग्रहित होते हैं। तो जैसे को मालूम है कोविड-19 हमारी दुनिया भर में सीखने के तरीके को बदल दिया। ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षा को ऑनलाइन रूप से सिखाने की प्रक्रिया है, जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या कई वेबसाइट है से पढ़ाई की जा सकती है ना। ये होता है ई लर्निंग के माध्यम से आप किसी भी समय और किसी भी स्थान से शैक्षणिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं ई लर्निंग से। ई लर्निंग में ई बुक पीडीएफ, आपके ई लर्निंग में ई बुक पीडीएफ, ऑडियो वीडियो, ऑनलाइन व्याख्यान आदि प्रारूपों का उपयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग। अब इसी में इंपॉर्टेंस क्या है, जो ई लर्निंग के महत्व है तो मैं बताता हूं महत्व को। पहला, डिजिटल कौशल सीखने में, डिजिटल कौशल सीखने में, करियर के नए रास्ते तलाशने में। थर्ड आपका
कम लागत पर नए कौशल को प्राप्त करने में। चौथा है नवीनतम सामग्री खोजने में, नवीनतम सामग्री खोजने में। फिफ्थ है आपका करियर ग्रोथ में। ये होता है, यही होता है ना। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग, डिजिटल कौशल सीखने में, करियर के नए रास्ते तलाशने में, कम लागत पर नए कौशल को प्राप्त करने में, नवीनतम सामग्री खोजने में, करियर ग्रोथ में। ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग है। अब इसके एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग क्या होते हैं, मतलब फायदे क्या होते हैं ई लर्निंग, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला फायदा ये है कि ऑनलाइन लर्निंग सभी की जरूरतों को पूरा करती है। आपको मालूम है कि ऑनलाइन लर्निंग सभी की जरूरतों को पूरा करती है। मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ मुंह से कि ऑनलाइन लर्निंग से सभी की जरूरतों को पूरा करती है। दूसरा पॉइंट है आपका व्याख्यान कितनी भी बार लिया जा सकता है, यानी लेक्चर्स कितनी बार भी लिया जा सकता है। तीसरा है कि अपडेटेड सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। अपडेटेड सामग्री जो कंटेंट होता है उसको प्रदान करता है। अध्यायों का शीघ्र वितरण होता है, क्विक डिलीवरी होती है लेसन्स की, है ना, आपको मालूम है। फिर इसके बाद आपकी जो मापनीयता होती है, जो स्केलेबिलिटी होती है, मापनीयता होती है। जैसे ई लर्निंग बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए नए प्रशिक्षण नीतियों, अवधारणाओं और विचारों के निर्माण तथा संप्रेषित करने में मदद करती है। ये बेनिफिट हो गए। और आपके छठे बेनिफिट आपकी निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी, जिसको लगातार कोई भी चीज़ को करना, ये निरंतरता होती है। इसी प्रकार आपका जो भी 7 होता है कम लागत, जो भी रिड्यूस कॉस्ट जो लिखाए हैं। 8वां आपका था प्रभावशीलता, यानी इफेक्टिवनेस, जो भी प्रभावशीलता, जो भी इफेक्ट पड़ता है बंदे को, अगर बंदा वॉच कर रहा है उधर से, अगर कम पैसों में कम लागत लगा के अगर कोई भी चीज़ सीख रहा है उसको उसके अंदर से इफेक्ट पड़ेगी। हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, अच्छा कंटेंट अच्छा टीचर देगा, प्रोवाइड करेगा, तो हम अच्छी चीज़ सीखेंगे, इसलिए प्रभावशीलता। फिर आपकी आती है पर्यावरण पर कम प्रभाव। आपके पर्यावरण पर कम प्रभाव होगा, स्टूडेंट कम जाएंगे कोचिंग, क्लास कम जाएंगे, बाइक मोटरसाइकिल, जिससे तो पॉल्यूशन भी इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये था, इतना ही काफ़ी था। तो अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, इसका भी नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइल, बी हैप्पी, थैंक यू।